एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो हमारी चंडीगढ़ पीजीटी की क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज शुरू हुई है। कल ही एक नोटिफिकेशन आया था, आई होप आप सबने देख लिया होगा। जैसे ही मेरे को टाइम लगेगा मैं उस पर एक वीडियो भी बनाऊंगी, ठीक है। वो नोटिस था DSSB TGT का, ठीक है। TGT की वैकेंसी आई है मैथ्स की, फीमेल और मेल, ठीक है। तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। तो जो मैं ये क्वेश्चन सीरीज़ आपको करवा रही हूँ ना, तो ये DSSB TGT PGT दोनों एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल रहेगी, ठीक है। तो अब 11 फरवरी का ये जब हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा चंडीगढ़ का, तो उसके बाद हम DSSB PGT और TGT की तैयारी शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सीरीज़ तो हमारी रहेंगी, तो प्लस आगे जो चलेंगी वो DSSB TGT PGT की मैं आपको तैयारी करवाऊंगी, उसके लिए चलेंगी, ठीक है। तो आपको ये मत सोचना है कि चंडीगढ़ एग्जाम के लिए नहीं, ये दोनों के लिए है हमारे पास, DSSB के लिए भी और चंडीगढ़ के लिए भी, ठीक है। तो इसी सीरीज़ को हम आगे कंटिन्यू करेंगे 11 फरवरी के बाद, ताकि हमारी DSSB की TGT PGT की भी तैयारी हो जाए। अगर किसी बच्चे को ये चाहिए कि मैडम एक कॉमन सब्जेक्ट, जो हमारा कॉमन सब्जेक्ट जो मैथ हमारा आएगा 20 मार्क्स का TGT में भी और PGT में भी DSSB का, वो भी मैं आपको साथ के साथ करवा रही हूँ। जनरल एप्टीट्यूड के नाम से उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो मैं उसमें वही टॉपिक उठाऊंगी जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। मैथ के जो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो वही टॉपिक चलाएंगे। तो वहाँ पे अभी तक हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम का चल रहा है, ठीक है। तो जैसे ही वो चैप्टर खत्म होता है, 1-2 दिन में वो खत्म हो जाएगा, तब उसके बाद मैं जो सिलेबस चेक करूँगी DSSB का TGT PGT का जो कॉमन पार्ट है, उसमें मैथ के कौन कौन से टॉपिक हैं, तो मैं आपको मैथ के वही टॉपिक करवा दूंगी, जहाँ से हमारा 20 नंबर का जो है मैथ हो जाए, ठीक है। और अगर इसके अलावा आपको चाहिए कि मैथ के अलावा भी मैं किसी और एक सब्जेक्ट की आपको तैयारी कराऊं, तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना भी मैडम मेरे को इस सब्जेक्ट की भी तैयारी करा दो, कॉमन पार्ट की, ठीक है। मैथ्स तो हम करेंगे ही सारा, जो भी आपको डाउट लगे या जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आपको ये है कि मैडम पहले ये टॉपिक करा दो, तो मैं आपको वो टॉपिक करा दूंगी, तो आप मुझे बता देना, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड मेकिंग इंटरसेप्ट 135 विद द 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस। हमें इक्वेशन ऑफ स्फीयर बतानी है, ठीक है, और इंटरसेप्ट बना रहा है 1, 3 और 5। हमारे पास इंटरसेप्ट की फॉर्म क्या होती है, x/a प्लस y/b प्लस z/c इज इक्वल टू 1। यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगी 3, c की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगी 5। इक्वेशन ऑफ स्फीयर हमें बतानी है, तो इस केस में इंटरसेप्ट की फॉर्म में जो इक्वेशन ऑफ स्फीयर होती है वो हमें पता होती है, वो हमें क्या होती है x² प्लस y² प्लस z² माइनस ax माइनस by माइनस cz इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 1, यानी कि 1 माइनस एक्स माइनस 3y माइनस 5z। देखो अब ये कौन से ऑप्शन में है, ये हमारा थर्ड ऑप्शन में है, ठीक है। आ गया समझ में। जब हमारे पास स्फीयर की इक्वेशन पूछे और इंटरसेप्ट फॉर्म में हमारे पास गिवन है, तो हमारे पास उस टाइम स्फीयर की इक्वेशन ये होती है जो मैंने ऊपर लिखी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन k इंटू d² y/dx² इज इक्वल टू 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। पूरे की जो ब्रैकेट है वो क्या है 3/2। तो 3/2 हमें पता है कभी भी ये रैशनल की फॉर्म में हमारे पास ऑर्डर और डिग्री नहीं होते, ठीक है। तो इसका मतलब हम पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, यहाँ पे 3/2 है, तो बोथ साइड हम क्या लेंगे, स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड। तो यहाँ पे स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड, हमारे पास ये आ जाएगा k d² कंप्लीट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर इस पूरे की पावर क्या आ जाएगी क्यूब, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे k² है, तो हमारे पास जो होता है ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। डेरिवेटिव जो सबसे ज़्यादा बार किया गया है वो हमारे पास क्या होता है ऑर्डर, और उसी की हमारे पास क्या होती है डिग्री। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार डेरिवेटिव ये है, तो इसका हाईएस्ट ऑर्डर हमारे पास कितना है 2, और इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री भी हमारे पास कितनी है 2। तो इसका ऑर्डर और डिग्री हमारे पास 2, यानी कि ऑप्शन 2 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है साइन हाइपरबोलिक x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू, हमें बताना है साइन हाइपरबोलिक x प्लस आयोटा वाई की। वैसे तो सीधा फॉर्मूला होता है साइन a प्लस बी का, हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। तो मैं आपको बताती हूँ ये कैसे आया, ठीक है। देखो हमें पता है जो सर्कुलर फंक्शन और हाइपरबोलिक फंक्शन है, जो उसमें रिलेशन क्या होता है, सर्कुलर फंक्शन और हाइपरबोलिक में रिलेशन ये होता है, अगर मान लो ये है साइन आयोटा एक्स इज इक्वल टू, तो ये आयोटा बाहर आ जाएगा और अंदर आ जाएगा हाइपरबोलिक, यानी कि साइन हाइपरबोलिक एक्स।
ये हमारा सर्कुलर फंक्शन होता है और ये हमारा हाइपरबोलिक फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन आयोटा एक्स इज इक्वल टू आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स। अब क्या करेंगे, इस आयोटा को यहाँ नीचे ले आएंगे, 1/आयोटा साइन, ये हो जाएगा आयोटा एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया साइन हाइपरबोलिक एक्स। अब क्या करेंगे, यहाँ से रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर आ जाएगा माइनस आयोटा, क्योंकि आयोटा स्केयर हो जाएगा ना, आयोटा बाय आयोटा स्केयर हो जाएगा। तो आयोटा स्केयर हमारा कितना, -1, ये ऊपर बचेगा हमारा माइनस का आयोटा, और ये हो गया साइन आयोटा एक्स इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स। हमें वैल्यू चाहिए एक्स प्लस आयोटा वाई की, तो जहाँ पे एक्स है वहाँ पे एक्स प्लस आयोटा वाई कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स प्लस आयोटा वाई हमने कर दिया, यहाँ पे भी एक्स प्लस आयोटा वाई करेंगे। तो मैं इस साइड को छोड़ के, मतलब ये तो वैल्यू निकालनी है, तो इस साइड को सोल्व कर रही है। तो देखो कैसे करना है, हमारे पास क्या है, ये है माइनस का आयोटा साइन, ये है हमारे पास आयोटा एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स को एक्स प्लस आयोटा वाई पुट किया है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करो, ये होगा साइन आयोटा एक्स माइनस वाई, ठीक है। बाहर क्या है, माइनस आयोटा। अब इसको सोल्व करेंगे, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, ये क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा तो बाहर है, ये हो जाएगा हमारे पास साइन ए यानी कि आयोटा एक्स, साइन ए कोस बी यानी कि कोस वाई, फिर प्लस माइनस माइनस है ना, तो माइनस कोस ए और साइन बी, बी कितना है हमारे पास, वाई, ठीक है। ए हमारे पास क्या है, यहाँ पे ए हमारे पास है आयोटा एक्स है ना, ये ए है और ये बी है, और यहाँ पे साइन वाई, ठीक है। आ गया इतना में समझ में। अब मैंने आपको बताया था साइन आयोटा एक्स हमारे पास क्या होता है, माइनस आयोटा, आयोटा बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स, और ये हो जाएगा कोस वाई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का कोस आयोटा एक्स में से अगर बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का, ये आयोटा तो बाहर, ये हो जाएगा हमारे पास कोस हाइपरबोलिक एक्स, और ये हो जाएगा साइन वाई। अब आयोटा को अंदर लेके जाओ, ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, यानी कि हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, साइन हाइपरबोलिक एक्स कोस वाई, और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, तो फिर एक और माइनस आ जाएगा, तो माइनस का, एक मिनट बेटा, एक मिनट, कोस आयोटा एक्स में ना ये कोस हाइपरबोलिक एक्स ही होगा, सॉरी माय फॉल्ट, ये हो गया कोस आयोटा एक्स है ना। तो आप एक बात याद रखना, जो कोस आयोटा एक्स है ना, उसका जो आयोटा बाहर नहीं आएगा वो हो जाएगा कोस हाइपरबोलिक एक्स, मतलब एक्स ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो कोस आयोटा एक्स बराबर होता है कोस हाइपरबोलिक एक्स के, सिर्फ साइन में बाहर आएगा, साइन में ये बाहर आता है, टेंजेंट में ये बाहर आता है, कोस और कोसिकेंट में आयोटा बाहर नहीं आता, वो अंदर ही रहता है, मतलब वो कोस हाइपरबोलिक एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाओ, अभी फॉर्मूला हमने लगाया था वो हमारा क्या हो गया था, माइनस आयोटा तो हमारे पास बाहर था, ये हो गया था अंदर, आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स कोस वाई, फिर माइनस का, और यहाँ पे क्या था, कोस हाइपरबोलिक एक्स और साइन वाई। अब यहाँ पे आयोटा को अंदर लेके जाओ, ये माइनस आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो यहाँ पे ये हो गया हमारे पास साइन हाइपरबोलिक एक्स कोस वाई, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का ये आयोटा यानी कि प्लस का आयोटा अंदर, कोस हाइपरबोलिक एक्स और साइन वाई, ठीक है। ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड फॉर्मूला हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस आयोटा वाई का, साइन हाइपरबोलिक एक्स कोस वाई प्लस आयोटा कोस हाइपरबोलिक एक्स और साइन वाई, ठीक है। आगे समझ में कैसे करना है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ दिस स्फीयर curve passing through this point and satisfying the differential equation dy by dx plus y by x is equal to x square। तो देखो हमारे पास ये है, पहले इसको क्या करेंगे, अब इस टाइप से हमारे पास इक्वेशन होती है तो हमें माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए कि इसमें ये फॉर्मूला लगेगा dy by dx, क्योंकि इस टाइप की है, पी वाई इज इक्वल टू क्या हो, तो dy by dx पी वाई, वाई पी हमारे पास यहाँ पे क्या है, p की वैल्यू 1/x और q की वैल्यू हमारे पास क्या है, x स्क्वायर है, ठीक है। हमारे पास ये क्या है, q की वैल्यू x स्क्वायर है। तो अब यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है वो कहता है e⁻⁴ इंटीग्रेशन ऑफ p dx, क्योंकि x के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में भी विद रिस्पेक्ट टू x यही आएगा dx, ठीक है। तो यहाँ पे p की वैल्यू हमारे पास 1/x, तो e की इंटीग्रेशन ऑफ 1/x ये हो गया dx, तो ये हो गया e का log x, ठीक है, log से e कैंसिल, तो ये हमारे पास x आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या आ गया x।
और जो हमारे पास आंसर होता है वो क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस में c। तो अब यहाँ पे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया था, x इज इक्वल टू क्यू कितना है हमारे पास एक्स स्क्वायर और इंटीग्रेटिंग फैक्टर x है, तो यानी कि ये हो गया हमारे पास एक्स क्यूब, यानी कि क्यू की वैल्यू एक्स स्क्वायर इंटीग्रेटिंग फैक्टर x, तो एक्स क्यूब प्लस c। अब यहाँ से c की वैल्यू निकालनी है तो 1 1 पुट करो, यहाँ पे भी 1 इज इक्वल टू 1, तो c की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3/4 आ जाएगी। इसको इंटीग्रेशन करना है ना, ये हो जाएगा हमारे पास देखो एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x/4 और ये हो जाएगा प्लस c, तो 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू c। c की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 3/4, तो यहाँ पे 3/4 रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3/4, 4 एलसीएम लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इसकी 4xy, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये था ना 4xy इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 3। तो देखो अब यहाँ पे कौन सा मैच कर रहा है हमारे पास, ये रहा फोर्थ ऑप्शन, तो इसका हमारे पास क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आया समझ कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी। हमारे पास जो ये कॉमन कैटेनरी है, कुछ फॉर्मूले आपको याद करने हैं, तो ये कार्टेशियन इक्वेशन पूछी है कॉमन कैटेनरी की, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो हर एक पीजीटी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, कॉमन कैटेनरी की हमारे पास इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू सी कोस हाइपरबोलिक x/c, यानी कि इसका सेकंड ऑप्शन ट्रू है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, तो इसको याद रखना है, कॉमन कैटेनरी की जो इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू सी कोस हाइपरबोलिक x/c। तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, x हमारे पास 1 2 3 4 है, तो जो रिलेशन है r वो क्या है हमारे पास इस टाइप से डिफाइंड है, तो हमें बताना है जो रिलेशन r है वो हमारे पास क्या होगा, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। तो अब देखो रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं खुद का खुद के साथ रिलेशन 1 1 2 2 3 3 4 4, रिफ्लेक्सिव तो है ये, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट गलत हो गया और फोर्थ भी गलत हो गया। अब देखो सिमेट्रिक के लिए हम चेक करेंगे, सिमेट्रिक के लिए हम क्या चेक करेंगे, अगर 1 2 का रिलेशन है तो 2 1 का भी अपोजिट रिलेशन भी होना चाहिए। तो अब देखो 3 2 का रिलेशन 2 3 है, 2 1 का रिलेशन 1 2 है, तो ये सिमेट्रिक भी है। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड में। अब बात आती है ट्रांजिटिव है या नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए देखो, ट्रांजिटिव के लिए मैंने लिया 3 2 और 2 1, 3 2 का 2 के साथ 2 का 1 के साथ, तो इम्प्लाई क्या करना चाहिए, यानी कि 3 का 1 के साथ रिलेशन होना चाहिए। क्या इसमें है 3 1, देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 3 2 2 3 2 1 1 2, 3 1 है नहीं है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है। तो इसका सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हैं A1 A2 A3 आर इन जीपी में हैविंग कॉमन रेशियो हमारे पास क्या है R, सच दैट हमारे पास ये गिवन है, हमारे पास ये जो नंबर हैं ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और इनका जो कॉमन रेशियो है वो R है और ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमें R की पॉसिबल वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। तो जो जीपी के क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से भी आ सकते हैं, तो हमें जीपी और एपी अच्छे से आनी चाहिए, घुमा फिरा के वो कैसे भी हार्ड क्वेश्चन भी डाल सकता है। ठीक है, लेकिन हार्ड बट इजी और ट्रिकी क्वेश्चन। तो देखो पहले इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ से इसकी वैल्यू पुट करो, के की वैल्यू 1 2 3 4, तो ये हो गया 1 प्लस 2 पुट करेंगे तो a 3 प्लस अप टू सोन, यहाँ लास्ट में क्या है n, यानी कि a 2n-1 इज इक्वल टू, यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे a 4 आ जाएगा प्लस a 6 आ जाएगा प्लस लास्ट में हमारे पास आ जाएगा a n पुट करेंगे तो 2n प्लस 2k की जगह। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ गया, हमने सिर्फ क्या किया है, सीधा वैल्यू पुट किया है। अब A4 की वैल्यू जीपी में क्या होती है हमारे पास AR3, ये हो जाएगा हमारे पास AR की पावर 5 प्लस अप टू सोन, ये हमारे पास क्या हो जाएगा A 2n प्लस 2 है ना, तो इसको लिखेंगे A2R, A कम होता है ना 6 है, तो यहाँ 5 आया था R की पावर में, तो यहाँ आ जाएगा 2n प्लस 1। यहाँ तक आपको आ गया समझ में। तो अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, R की पावर क्यूब हम कॉमन लेंगे, R की पावर क्यूब हमने कॉमन लिया तो ये बचा A को हम लिख सकते हैं A1 प्लस यहाँ से ये बचा, यहाँ पे क्यूब कॉमन लिया तो ये हो गया हमारे पास AR2, यहाँ बचा हमारे पास AR2 और AR2 को हम लिखते हैं A2 की वैल्यू हमारे पास क्या होती, सॉरी A3 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है AR2 अप टू सोन, लास्ट में हमारे पास R की क्यूब कॉमन लिया है तो यहाँ पे बचेगा 2n प्लस 1 माइनस 3, तो यानी कि 2n माइनस 2, तो A की 2n माइनस R की 2n माइनस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, A की 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 एक कम करके, तो ये हो गया। अब ये देखो ये और ये
दोनों क्या है, इक्वल है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास आर क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। डिवाइड करेंगे तो आर क्यूब की 1। इसने पॉसिबल वैल्यू पूछा है और कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आर क्यूब इज इक्वल टू 1 है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो इसके रूट हमें पता है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर 3 होते हैं। अगर ये रियल तो पूछता, क्योंकि यहाँ पे लिखता अगर रियल बताओ तो ओनली 1 होता। अब इसने पूछा है कि पॉसिबल वैल्यू क्या है, तो 3 पॉसिबल वैल्यूज हैं इसकी, तो यानी कि इसका ऑप्शन है सी हमारे पास करेक्ट है। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ बी इज अ मैट्रिक्स सच दैट बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी एंड ए इज इक्वल टू हमारे पास आई माइनस बी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इसने पूछा है नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट। ठीक है, कौन सा करेक्ट नहीं है, तो पहले देखो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए देखते हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, आई माइनस बी, आई माइनस बी। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आई माइनस बी माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर हमारे पास कितना है, बी, तो यहाँ पे हमने रखा बी। ठीक है, ये स्क्वायर मैंने मिटा दिया, बी रख दिया, तो हमारे पास ये बी से बी कैंसिल, ये हो गया आई माइनस बी, तो ए स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, ए। इसका मतलब ये हमारे पास ट्रू है। इसने पूछा है नोट, तो इसका मतलब ये हमारे पास अभी तो ट्रू है, नोट बताना है। तो ए स्क्वायर ए है, तो ए स्क्वायर आइडेंटिटी तो हम आ नहीं रहा, तो इसका मतलब नोट करेक्ट हमारे पास क्या हो गया, बी ऑप्शन हमारा ट्रू हो गया, क्योंकि ए स्क्वायर ए हमारे पास है। अब ये चेक करो, ए बी और बी है, मैं ए बी वाला करके दिखाती हूँ, क्या ये सही है, क्योंकि नोट वाला पूछा तो नोट तो हमें तो मिल गया। तो ए बी और देखो ए बी, ए आई माइनस बी और बी, इसको सोल्व करेंगे तो बी माइनस बी स्क्वायर हमारे पास कितना है, बी माइनस बी यानी कि 0। ठीक है, सिमिलरली ये दोनों ट्रू हो जाएंगे, तीनों ट्रू हो जाएंगे, तो नोट करेक्ट कौन सा था हमारा, ऑप्शन बी नोट करेक्ट था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स वाई प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 अंडर रूट 2y प्लस 1 रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, द डिस्टेंस बिटवीन दैम। अब हमारे पास ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, एक फॉर्मूला आप याद रखना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालने का जो हमारे पास फॉर्मूला रहेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला, वो हमारे पास क्या है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालने का डिस्टेंस फॉर्मूला जो होगा वो होगा 2 अंडर रूट ऑफ जी स्क्वेयर माइनस ए सी डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या होगा, ए इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा, तो इस फॉर्मूले से हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या इक्वेशन होती है सेकंड डिग्री की, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी वाई स्क्वेयर प्लस 2h(x)y प्लस 2g(x) प्लस 2f(y) प्लस c इक्वल टू 0। तो इसको कंपेयर करो, ए का ऑप्शन, ए की वैल्यू हमारे पास 1 जो चाहिए, बी की वैल्यू हमारे पास 1, अब क्या चाहिए, जी एक्स, यानी कि जी की वैल्यू तो 2g(x) कहाँ पे है, 2g(x) ये रहा 4x, तो इसका हाफ करेंगे तो जी की वैल्यू हमारे पास आ गई 2, और उसके बाद क्या चाहिए, ए सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1। ये सारी वैल्यू हमें चाहिए थी, ये हमें मिल गई, गिवन इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे से जो आंसर आएगा वो हमारा आ जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूले में पुट करके देखेंगे तो हमारे पास यही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, असिम्प्टोट्स ऑफ द कर्व। ये हमारे बीएससी जो बीए का मैथ है कैलकुलस का, वहाँ से उठाया गया बेटा। तो DSSB PGT में भी हमसे कुछ पोर्शन BA BSc का भी पूछेगा, यानी कि 30% हमें ग्रेजुएशन का भी तैयार करना पड़ेगा। तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं वहाँ से भी सिर्फ आपको ऐसे क्वेश्चन कराऊंगी जो मोस्ट प्रोबेबली आने के जिनके चांस रहेंगे। ठीक है, तो देखो असिम्प्टोट्स ऑफ द कर्व, हमें बताना है कि इस कर्व के कितने असिम्प्टोट्स हैं, मतलब यह कौन कौन से असिम्प्टोट्स बनेंगे। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, जब हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस जब हम असिम्प्टोट्स निकालेंगे तो एक्स एक्सिस का जो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट होगा उसको क्या रखेंगे, इक्वल टू 0। दोबारा ध्यान से सुनना, मैंने बोला है जब असिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस निकालेंगे तो एक्स एक्सिस का हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट होगा उसको हमने क्या रखना है, 0 के इक्वल। सिमिलरली जब पैरेलल टू वाई एक्सिस निकालेंगे तो वाई एक्सिस का हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट होगा वो भी हमने क्या रखना है, इक्वल टू 0 रखना है। तो वहाँ से हमें असिम्प्टोट्स मिल जाएंगे। तो देखिए कैसे करना है, यहाँ से सबसे पहले हमें एक्स एक्सिस का हाईएस्ट को पावर का कोफिशिएंट कलेक्ट करना है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है एक्स का हाईएस्ट पावर स्क्वायर, तो इसका कोफिशिएंट को 0 के इक्वल रखो, वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो वाई
स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, तो वाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी प्लस माइनस ए। ठीक है, वाई की वैल्यू प्लस माइनस ए। सिमिलरली एक्स वाई का निकालेंगे पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस में वाई स्क्वेयर का, तो वाई का कलेक्ट करो एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, तो यहाँ से एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इक्वल टू 0, तो यहाँ इक्वल टू यहाँ पे है ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर इक्वल टू इसको 0, हाईएस्ट कोफिशिएंट ऑफ वाई का पावर का जो है क्या है एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस हमारे पास क्या आ जाएगी ए वैल्यू। तो देखो कितने टोटल, तो कितने असिम्प्टोट हैं, वाई की भी 2 वैल्यू एक्स की भी 2 वैल्यू, यानी कि 4 टोटल नंबर पूछे तो 4, और खाली अब इसने पूछा है तो हमारे पास क्या है एक्स की वैल्यू प्लस माइनस है, वाई की वैल्यू प्लस माइनस, तो यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ y इज इक्वल टू कोस इंटू 3 कोस का जो एंगल है वो क्या है 3 कोस इनवर्स x, तो डेरिवेटिव निकालना है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए हमने कोस इनवर्स x को क्या मान लिया, थीटा। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, कोस थीटा आ गई। ठीक है, कोस थीटा आ गई x की वैल्यू, तो यहाँ से जब हम निकालेंगे y में पुट करो, y इज इक्वल टू कोस ऑफ, ये हो जाएगा 3 थीटा, क्योंकि कोस इनवर्स एक्स को हमने माना है थीटा, तो कोस 3 थीटा का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, कोस 3 थीटा का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या होता है, y इज इक्वल टू 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा, और कोस थीटा को हमने क्या मानना था x, तो y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3x। अब यहाँ से इसका डेरिवेटिव कर दो, कितनी बार, 3 बार। फर्स्ट बार डेरिवेटिव करेंगे dy बाई डी एक्स, 4 3 12 एक्स स्क्वेयर माइनस 3, दोबारा करेंगे तो 12 दूनी 24 एक्स, 0 कॉन्स्टेंट का, तीसरी बार करेंगे तो 24, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 24, यानी कि 4 ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्थोगोनल ट्राजेक्ट्री टू द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू के इंटू एक्स माइनस 1 के बिलोंग्स टू आर गिवन बाय। जो ऑर्थोगोनल ट्राजेक्ट्री होती है ना बेटा हमारे पास, तो उसका मतलब होता है जो हमारे पास डेरिवेटिव है ना उसको चेंज करना है, माइनस ऑफ डी एक्स अपॉन डी वाई, डेरिवेटिव का रेसिप्रोकल करना है और विद नेगेटिव साइन, ये हमारे पास ऑर्थोगोनल ट्राजेक्ट्री होती है। और ऑर्थोगोनल का मीनिंग ही यही होता है कि ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, और जब हम परपेंडिकुलर निकालते हैं तो वहाँ पे जो स्लोप होती है वो क्या होती है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, यानी कि परपेंडिकुलर होती है ना स्लोप। तो अब देखो अगर इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो किसकी को लाएगा, -1 के, ये m1 है और ये m2 है, तो ठीक है, इसलिए ऑर्थोगोनल जो होता है वो हमारे पास ट्राजेक्टरी क्या होती है, डेरिवेटिव जो होगा वो उसका क्या होगा, माइनस ऑफ रेसिप्रोकल साइन के साथ। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ, इसको चेंज करेंगे। अब यहाँ से निकालो dy बाई डी एक्स, अब यहाँ से हमने निकाला dy बाई डी एक्स, तो क्या आ गया हमारे पास, k आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, k आ गया। अब y को k की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, y इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स, और ये हमारे पास क्या इंटू एक्स माइनस 1। अब यहाँ से चेंज करो ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी में, तो ये हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई, और x माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से y डी वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस 1 डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास वाई स्क्वेयर बाई 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस 1 का स्क्वेयर बाई 2 प्लस सी। तो यहाँ से देखो कौन सा हो रहा है, वाई स्क्वेयर 2 एलसीएम लेंगे तो वाई स्क्वेयर ये इधर आके एक्स माइनस प्लस एक्स माइनस वाई का स्क्वेयर इज इक्वल टू 2c स्क्वेयर, तो 2c स्क्वेयर को तो कॉन्स्टेंट में ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, सी स्क्वेयर। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द ईच एलिमेंट ऑफ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स ए इज मल्टीप्लाइड बाय 3। हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स ए है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करा हमने 3 से, यानी कि गिवन मैट्रिक्स को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि ये हो गया ए इज इक्वल टू 3a। देन द डेटरमिनेंट ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड, तो न्यूली फॉर्म्ड मैट्रिक्स तो हमारे पास ये है, ये नई मैट्रिक्स तो जो 3 से मल्टीप्लाई करके, तो उसका क्या निकालना है, डेटरमिनेंट निकालना है, तो इसका डेटरमिनेंट निकालो, 3a का डेटरमिनेंट निकालेंगे। जब स्केलर को हम डेटरमिनेंट से बाहर लाएंगे तो a जितने ऑर्डर के मैट्रिक्स है ना तो उसकी पावर में हो जाएगी, यानी कि 3 क्रॉस 3 की है तो 3 की पावर 3 हो जाएगा, और डेटरमिनेंट ऑफ ए पावर इसकी जो जितने की मैट्रिक्स है ना हमारे पास उसका जो ऑर्डर होगा वो स्केलर की पावर में चला जाएगा, तो इसका मतलब जब डेटरमिनेंट से उसको बाहर लेंगे। ठीक है, तो ये होगा 3 3 9 27 डेटरमिनेंट ऑफ ए, यानी कि डी ऑप्शन इसका हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भी एक रिजल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल 3x3 रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। डायमेंशन बतानी है रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, 3x3 की मैट्रिक्स है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए n इंटू n प्लस 1/2। एक फॉर्मूला तो ये है। अब जब ये पूछ ले स्क्यू सिमेट्रिक का बताओ, तो स्क्यू सिमेट्रिक का हमारे पास होता है n इंटू n माइनस 1/2। ये फर्क होता है, ये स्क्यू का है, ये सिमेट्रिक का है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में मैंने आपको 2 फॉर्मूले बता दिए हैं, ये भी आप नोट डाउन करके रखना। अब 3 है तो यहाँ पे 3 वैल्यू पुट कर दो, 3 इंटू 4/2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर स्क्यू सिमेट्री पूछे तो n की जगह फिर वही 3 रख दो, तो वहाँ से हमारा 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आया आपको समझ में कैसे करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द प्लेन टचेज द कोनिकोइड, दिस इज मतलब ये है, देन द वैल्यू ऑफ पी की वैल्यू बतानी है। अगर कोई प्लेन, अभी मैंने आपको बताई थी सेंट्रल जो कोनिकोइड की इक्वेशन होती है, सेंट्रल कोनिकोइड अगर किसी प्लेन को टच करता है तो हमारे पास वो इक्वेशन क्या होगी, ax² प्लस by² प्लस cz² इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास कोनिकोइड की इक्वेशन है, सेंट्रल कोनिकोइड की इक्वेशन, इसी से मिलती जुलती है। बस यहाँ पे राइट साइड पे 1 है तो इसको 1 बनाओ, तो यहाँ पे 1 बनाएंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस y² प्लस 3/2 z² इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये प्लेन है, प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू p। अब क्या बताना है, वैल्यू ऑफ p बतानी है। तो इन दोनों में जो रिलेशन होता है सेंट्रल कोनिकोइड में और प्लेन में, तो वो कुछ इस तरीके का होता है, l/a प्लस m²/b प्लस n²/c इज इक्वल टू p²। ये सेंट्रल कोनिकोइड का और प्लेन का जो रिलेशन है वो इस प्रकार का है, l²/a प्लस m²/b प्लस n²/c प्लस इज इक्वल टू p²। तो यहाँ पे हमें a की भी वैल्यू पता है, b की भी, c की भी, कंपेयर करके यहाँ से, और l m n की यहाँ से, l की वैल्यू 1, m की 2, n की 3 और p हमारे पास p है। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो p की वैल्यू आएगी वो हमारे पास आ जाएगी 2। ठीक है, इसका क्या आंसर आ जाएगा 2। बस अब तो सीधा क्या रह गया, वैल्यू ही पुट करनी रहेगी ना, तो आप ये वैल्यू पुट करके देख लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, हमारे पास ये गिवन है, इसका जनरल सॉल्यूशन बताना है। ये भी बहुत ही आसान है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, करली बाय करली x, इसको हमने लिखा करली z अपॉन करली y। ठीक है, इज इक्वल टू x प्लस वाई। तो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, x करेंगे, और y हमारे पास कांस्टेंट। तो यहाँ पे ये हो जाएगा करली z अपॉन करली y इज इक्वल टू विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया x² प्लस y कांस्टेंट है तो x प्लस में फंक्शन ऑफ जी वाई, क्योंकि आंसर में इस टाइप से है ना, तो ये जी वाई। जब हम x के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन करते हैं तो जो फंक्शन आएगा वो y का आएगा, जी ऑफ वाई। अब अगेन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y करना है, तो y करेंगे तो y इज इक्वल टू ये कांस्टेंट, तो x² y प्लस ये हो जाएगा y² x फंक्शन ऑफ x, और ये जी वाई एज इट इज जी वाई। ठीक है, अब देखो यहाँ से 2, अगर यहाँ से 1/2 x y कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1/2 x y कॉमन लिया तो 1/2 x y इंटू एक्स प्लस वाई और प्लस एफ एक्स प्लस जी एक्स। तो हमारे पास इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन था, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन करना था, तब उसमें हम x के विद रिस्पेक्ट टू करें तो y कांस्टेंट, और y के विद रिस्पेक्ट टू करें तो x हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ h एंड k 2 सब ग्रुप है हमारे पास, ऑर्डर ऑफ h हमारे पास 3 है, ऑर्डर ऑफ k हमारे पास 5 है, तो देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ऑर्डर ऑफ h इंटरसेक्शन k की हमारे पास जो वैल्यू आएगी, इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है GCD ऑफ ऑर्डर ऑफ h कोमा ऑर्डर ऑफ k। इन दोनों की हम क्या निकाल लें, GCD निकाल लें, तो हमारे पास वो क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ h इंटरसेक्शन k। तो 3 और 5 की जो GCD है वो हमारे पास क्या है 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, आ गया आपको समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम थोड़ा सा भी जीपी मतलब जो बाइनोमियल एक्सपेंशन उसके टच में है, तो ये हमारा बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। इसको हमने क्या किया, वैल्यू पुट करो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 3 की पावर 0 NC0 प्लस 3 की पावर 1 NC1 प्लस 3 की स्क्वायर NC2 प्लस अप टू सो ऑन 3 की पावर n NCn। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब देखो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 की पावर, ये इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करें तो 3 की पावर 0 ये NC0, क्या इसको हम लिख सकते हैं -1 की पावर n-0 लिख सकते हैं।
सॉरी माइनस वन नहीं, वन, 1n-0 लिख दिया। फिर उसके बाद +3 था n(c)(1) और 1 की पावर क्या आ जाएगा n-1। इसको ऐसे करेंगे, लास्ट में हमारे पास आएगा 3n -1n और n(c)(n). ठीक है, बन गई ना बाइनोमियल एक्सपेंशन की शक्ल की तरह। तो ये किसकी एक्सपेंशन होगी 1 + 3n की एक्सपेंशन। ठीक है, तो x वही होता है ना, 1 + x n खोल लेंगे तो हमारे पास ये आएगा। x यहाँ पे क्या है 3 और 1 हमने अपनी तरफ से ऐड कराया, 1 की कुछ भी पावर करो तो वो 1 ही देगा। तो ये कितना होगा 3 और 1 4, यानी कि 4n, यानी कि हमारे पास सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ साइन लॉग ऑफ अयोटा की पावर अयोटा। तो देखो इसकी क्या आ जाएगी, तो साइन ये हमारे पास क्या है अयोटा बाहर, ये हो जाएगा लोग अयोटा। अब लोग अयोटा की वैल्यू बताओ क्या होती है। अयोटा को हम लिख सकते हैं cos π/2 प्लस अयोटा साइन π/2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि साइन π/2 हमारे पास होता है 1, cos π/2 0, तो अयोटा को हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में। तो एक्सपोनेंशियल लेंगे बोथ साइड, तो e की पावर ये हमारे पास ये हमारे पास किसके इक्वल होता है। अगर किसी ने डी मोरेरा थ्योरम पढ़ी है नंबर थ्योरी में, BSc का जो मैथ है उसमें, तो e की पावर इसको हम लिख सकते हैं e की पावर अयोटा π/2, क्योंकि e की पावर अयोटा π/2 इसी के इक्वल होता है ना, cos π/2 प्लस अयोटा साइन π/2। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, ये हो जाएगा साइन अयोटा log e⁻ अयोटा π/2। तो log से ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी साइन ऑफ अयोटा इंटू अयोटा π/2। ये हो जाएगा साइन ऑफ -1 π/2। तो माइनस क्यों आया, अयोटा का स्क्वायर कितना होता है -1 के इक्वल, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो साइन π/2 कितना होता है 1। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 3 ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि -1। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये फंक्शन गिवन है 1 - cos x कैन बी मेड कंटिन्यूस एट x = 0 पे हमें इसको कंटिन्यूस बनाना है। तो बाय डिफाइनिंग f(0) टू बी इक्वल, अगर हम डिफाइन कर दें कि f(0) की वैल्यू इक्वल है, तो देखो फंक्शन कंटिन्यूस तो है ही, तो देखो किस पे क्या वैल्यू आएगी f(0) की, तो x अप्रोच f(x) लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 - cos x अपॉन x²। 0/0 फॉर्म बन रही है, तो इसका डेरिवेटिव एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन ऑफ x माइनस प्लस डिवाइड बाई 2x। दोबारा फिर क्योंकि 0/0 फॉर्म बन गया अगेन, तो दोबारा करेंगे तो ये जाएगा cos x बाई 2x का 2, तो यानी कि 1/2। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, द डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स ए। आइगन वैल्यू बतानी है, तो ये तो बहुत ही आसान है। अगर आपने कल मेरा आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर का अगर किसी ने देखा होगा ना, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। मेरी RPSC की प्लेलिस्ट चल रही है स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की, जो हमें नेट के एग्ज़ाम में और सारे गेट के एग्ज़ाम में मतलब हेल्पफुल रहेगी। और DT+B PGT का जो एग्ज़ाम होगा, चंडीगढ़ का जो एग्ज़ाम होगा, उसमें रैंक डिटर्मिनेंट आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर के बारे में पूछेंगे। तो मैंने आपको रैंक का भी फुल टॉपिक करवा रखा है वहाँ पे, और जो ये डिटर्मिनेंट है उसका भी फुल टॉपिक एंड उसकी प्रॉपर्टीज़, और कल मैंने आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर का भी करवाया था। ठीक है, आज उसकी एक और क्लास होगी, वो उसमें क्लास में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप वो तीनों वीडियोज़ आप वहाँ जा सके देखना, वहाँ से भी हमें बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो देखो अब आइगन वैल्यूज़ क्या होती है, सम ऑफ आइगन वैल्यू हमारे पास क्या होता है, जो मेन डायगोनल होता है ना, आइगन वैल्यूज़ जो होती है वो क्या होता है, सम ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट। तो इनका मेन डायगोनल एलिमेंट का जो जब हम सम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगी, आइगन वैल्यूज़ के सम के बराबर आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, आइगन वैल्यूज़ का जो सम होगा, आइगन वैल्यूज़ का जो सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ होगा वो क्या होगा, सम ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट्स। तो सम ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट क्या है, 1 + 1 0, यानी कि एक आइगन वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2। एक आइगन वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, या एक बात ये भी होती है, अगर किसी रो का कॉलम का अगर सम बराबर आ रहा है ना, मतलब 3 × 3 की मैट्रिक्स है, अगर तीनों रो का सम सेम आ रहा है, या किसी दो रो का सम मतलब जो सम करके अगर वो रिपीट हो रही है, तो एक आइगन वैल्यू हमारे पास वो होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका सम कितना है हमारे पास,
इसका सम हमारे पास कितना है 2, इसका सम हमारे पास कितना है 2, इसका कितना है 0। तो एक आइगन वैल्यू तो हमारे पास 2 तो पक्का है ही है, तो 2, और दूसरी अगर इसको सोल्व करेंगे ऑपरेशन लगाएंगे तो 0 0। तो यहाँ से मैंने कल बताया था अगर अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास बनती है तो यहाँ से आइगन वैल्यू 1 0 0 होगी। एक तो उसका सम हो गया यानी कि 2, एक होगी हमारे पास 1, एक होगी हमारे पास 0 और 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास इसकी जो आइगन वैल्यूज होंगी 3 आइगन वैल्यू पॉसिबल होंगी, 0 0 और 2 हमारे पास इसकी क्या हो जाएंगी आइगन वैल्यू जब इसको हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर 0 और 2 आ जाएगा। और एक इस फॉर्म से भी हम सोल्व कर सकते हैं, x³ माइनस फॉर्मूला कल मैंने आपको बताया था 3x3 की मैट्रिक्स को सोल्व करने का, माइनस x³ सम ऑफ आइगन वैल्यूज, सॉरी सम ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट्स कितना 1 + 1 यानी कि 2 ऑफ x का स्क्वायर माइनस माइनर्स का सम, जो मेन डायगोनल है उनका जो माइनर है निकालो और फिर उनका सम करो। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग माइनर क्या आएगा 0, इसके कोरस्पॉन्डिंग माइनर क्या आएगा 0, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो माइनर आएगा वो भी क्या आएगा तो 0 × x। और डेटरमिनेंट इसका डेटरमिनेंट तो साफ दिख रहा है, तो इसका डेटरमिनेंट हमारे पास क्या है 0, माइनस यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस 0 = 0। तो इक्वेशन बनेगी x³ माइनस 2x² = 0, x² यहाँ से कॉमन तो x - 2 = 0। तो यहाँ से हमारे पास x की क्या वैल्यू आ जाएंगी 0 0 और 2। तो 0 और 2, 1 नहीं आएगी बच्चा, 1 वो गलती से बोल दिया, 1 नहीं आएगी, 0 0 2 जब हम यहाँ से सोल्व करेंगे। ठीक है, तो पता चला फॉर्मूला क्या है। सारे रिजल्ट और सारे फॉर्मूले मैंने आपको कल बता दिए थे आइगन वैल्यूज से रिलेटेड जो भी था, तो आप मेरी जाके वहाँ पे विजिट करना प्लेलिस्ट और फिर वहाँ से देखना, ना समझ आए तो मेरे को पूछ लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे पास यूनिट वेक्टर r है, तो इस मतलब r दे रखा है r कैप = क्या है r का आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। तो डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप निकालना है, तो डाइवर्जेंस का हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है। वैसे तो इसका सीधा रिजल्ट होता है, अगर इस टाइप से आ जाए तो इसका होता है 2/r वेक्टर। तो 2/r वेक्टर हमारा यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और फिर भी किसी बच्चे को सोल्व करना है तो मैं आपको हिंट देती हूँ कैसे सोल्व करना है। देखो डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप हमारे पास गिवन है, तो इसका मतलब होता है डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप। ठीक है, तो यानी कि आर कैप हमारे पास क्या है, यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ ये हो जाएगा r अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r, ये हमारे पास वैल्यू गिवन है, डॉट मतलब ये है r का वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r। अब r कैप हमारे पास ये हो गया। अब देखो इसको कैसे सोल्व करना है, इसको सोल्व करना है हमारे पास r की वैल्यू क्या रहेगी, r वेक्टर की वैल्यू मान ली xi + yj + zk, और मैग्नीट्यूड ऑफ r हमारे पास क्या है √x² + y² + z²। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगी इसकी वैल्यूज होगी। अब डाइवर्जेंस ऑफ आर, डाइवर्जेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, करली अपॉन करली xi + करली अपॉन करली yj + करली अपॉन करली zk, और इनटू में हमारे पास क्या वैल्यू थी r अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r। तो ये हो जाएगा हमारे पास x अपॉन r i प्लस, क्योंकि ये तो xi + yj + z के था ना, yj अपॉन नीचे क्या है r, मैग्नीट्यूड ऑफ r को हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपल r। ठीक है, तो r + z अपॉन r k। ठीक है, अब इनका डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव क्या कैसे करना है, देखो अब यहाँ पे r कांस्टेंट नहीं है, प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्वोशिएंट रूल लगेगा हमारे पास, या फिर इसको अलग अलग करके देखो, ये हो गया ना x/r, इसका डेरिवेटिव अगर हमने करना है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये कैसे होगा पार्शियल, एक x को एज इट इज रखेंगे, 1/r का हमारे पास हो जाएगा माइनस का 1/r², और r का हो जाएगा करली r/x, फिर प्लस का साइन 1/r एज इट इज, x का हमारे पास क्या हो जाएगा 1, तो ये हमारे पास x/r का आ जाएगा। सिमिलरली y/r का, फिर z/r का, तो वहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 2/r सिंप्लीफाई करने के बाद। ठीक है, आप इसको सोल्व करके देखना। ठीक है, यही आएगा इसका आंसर, ना आए तो मेरे से पूछ लेना, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट क्या है, इफ w इज x/y/z बिलोंग्स टू r³ x + y - z = 0 इज ए सब स्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस r³, तो डायमेंशन ऑफ w हमने बतानी है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है डायमेंशन ऑफ w बताने का, डायमेंशन ऑफ सब स्पेस अगर हम बताएंगे तो क्या होगा, डायमेंशन ऑफ v माइनस नंबर ऑफ कंडीशन, नंबर ऑफ कंडीशन कितनी हमारे पास कंडीशन है, डायमेंशन ऑफ v कितना है r³ यानी कि 3, नंबर ऑफ कंडीशन कितनी है, एक ही कंडीशन है ना कि ये कंडीशन अप्लाई करो x + y - z = 0, यानी कि एक कंडीशन है, तो इसका डायमेंशन हमारे पास कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है,
डायमेंशन ऑफ वी माइनस नंबर ऑफ कंडीशन, ठीक है। तो हमारे पास इसका क्या आ जाएगी, डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू हमारे पास आ जाएगी 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, इफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, हमारे पास ये गिवन है, देन फाइंड द ए इनवर्स। ए इनवर्स हमारे पास क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डेटरमिनेंट ऑफ ए। डेटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, डेटरमिनेंट निकालेंगे 1 के विद रिस्पेक्ट टू यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स यानी कि 1। डेटरमिनेंट ए की वैल्यू 1, यानी कि अब हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए हमें पता है कैसे निकालते हैं, तो वहाँ से इसको निकाल लेना, तो हमारे इसका आंसर जो हमारे पास आएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। आप ये क्वेश्चन निकाल के देखना, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, डेटरमिनेंट के चैप्टर से लिया हुआ, ठीक है। तो चलिए आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है करते हैं, क्या कहता है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। लगभग आज आई थिंक हमने 25 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे, और इजी भी थे आज के जो क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो आई होप आपको जो है सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, द वर्क डन बाय द फोर्स, हमारे पास इतना गिवन है वर्क डन एफ, डिस्प्लेसिंग ए पार्टिकल इन द एक्स वाई प्लेन, 0 से मतलब 0 to 0 0,0 to 1,1 अलोंग दी पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो वर्क डन निकालना है, वर्क डन निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर, इंटीग्रेशन ऑफ जो इंटीग्रेशन होगा फोर्स इंटू डी आर, ठीक है। ये हमारे पास वर्क डन निकालने का फॉर्मूला है। तो अब डी आर की वैल्यू निकालो, डी आर हमारे पास क्या आ जाएगा, आर हमारे पास क्या होता है एक्स आई प्लस वाई जे, ठीक है। तो यहाँ से डी आर क्या आ जाएगा, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करो इंटीग्रेशन, ये हमारे पास ये है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स आई, लिमिट क्या चल रही है 0 से 1, 0 से 1 और माइनस का 2x वाई प्लस वाई जे, और जो वैल्यू आई है वो बाहर डी आर की वैल्यू क्या है डी एक्स आई और प्लस डी वाई जे, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट करेंगे इनकी तो इसके साथ डी एक्स आ जाएगा और इसके साथ डी वाई। अब इसको पूरे को हम एक ही उसमें लिख लेते हैं, मतलब डी एक्स की फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन 0 to 1 लिमिट सेम हो जाएगी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं पैराबोला की इक्वेशन एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस का ये हो जाएगा एक्स प्लस का एक्स, यहाँ पे है डी एक्स, फिर माइनस का 2xy प्लस वाई यानी कि डी वाई, ठीक है। अब डी वाई को हम क्या लिखें, यहाँ से निकालो वैल्यू 2y डी वाई बाई डी एक्स की 1, तो यहाँ से हमारे पास किसकी डी वाई की वैल्यू निकालनी है, तो डी वाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/2y, यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ से y कॉमन लेके कैंसिल, तो ये डी एक्स बाई 2 आ जाएगा, तो ये पूरा डी एक्स में हो गया। तो अब इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, इंटीग्रेशन 0 to 1, यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर माइनस वाई कॉमन लेके वहाँ से हमने काट दिया, तो वहाँ पे बचा था 1/2 और अंदर बचा था 2x प्लस 1, और ये हो गया कंप्लीट का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव। तो ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। रिक्वायर्ड आंसर क्या आएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये हो गया एक्स का क्यूब बाय 3 माइनस 1/2 2x² 2 प्लस माइनस का 1/2x, तो ये 2 से 2 कैंसिल, 0 से 1 हम पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/3 माइनस 1/2 माइनस 1/2, 0 पुट करेंगे तो 0, तो ये हो जाएगा 1/3 माइनस 2/2, ये हो जाएगा 1/3 माइनस 1 यानी कि माइनस का 2/3 हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो देखो माइनस 2/3 नहीं है तो ये लास्ट ऑप्शन 0 गलत लिखा गया, यहाँ पे लिख लेना आप नन, तो इसका आंसर आ जाएगा नन ऑफ द अबव। ठीक है, आ गई बात समझ में, तो 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। माइनस 2/3 आएगा या 2/3 देख लेना एक बार, मेरे को इनमें माइनस के साइन में गड़बड़ी लग रही है, तो आप इसको सोल्व करके देख लेना, तो वहाँ से जो भी आंसर आएगा वो रिक्वायर्ड आंसर होगा, और यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है तो फोर्थ ऑप्शन में यहाँ पे आप नन कर लेना, नन ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ। आज के क्वेश्चन काफ़ी इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे। आई होप आपको क्लास अच्छी लगे, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना, मेरे चैनल अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, और जो ना समझ आए मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।